नमस्कार, मैं श्रेया एक बार फिर आप सभी का मुद्दा में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री तुषार अरुण गांधी जी। ये महात्मा गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। मुद्दा एक सोशल इशू प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपनी सभी समस्याओं को, आइडियाज को, ओपिनियंस को संबंधित पदाधिकारियों और अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। मुद्दा का एम यही है कि हम आपकी सहायता अपनी बातों को समक्ष रखने में करें और मुद्दा को आप बहुत ही आराम से प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ तुषार जी जुड़ते ही होंगे। तो बस उनके जुड़ने का इंतजार है और फिर हमारी आज की जो बात है, सेशन है, वो हम शुरू करेंगे। तो लीजिए, नमस्ते तुषार जी। मैं आशा करती हूँ आप नमस्कार अच्छे होंगे। श्रेया जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मुद्दा पे न्योता दिया इसलिए, और आपके सारे जो देखने वाले सुनने वाले हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। शुक्रिया गांधी जी फॉर कमिंग हियर पर्टिकुलरली। और अगर मैं आप सभी को बताऊं तो तुषार गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र हैं। वे लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक भी हैं और वे 2 दशक से अधिक समय से महात्मा गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। और आज हम जी जी। इनसे बात करने जा रहे हैं कि गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में ही। उनका उनका इतिहास कैसा था, उनका वर्तमान कैसा है और उनका भविष्य कैसा रहेगा। तो शुक्रिया। तुषार जी, सॉरी सॉरी। आपके अनुसार आपके अनुसार गांधीवादी सिद्धांतों का क्या अर्थ है? श्रेया, देखिए, बापू के जो सिद्धांत थे वो कोई उनका आविष्कार नहीं थे। वो उन्होंने खुद ने ये लिखा है कि मैंने जिन सिद्धांतों को अपनाया है और जिनके ऊपर मैं कार्यरत रहा हूँ, मेरी जिंदगी जीने की मैंने कोशिश की है, वो नदियों और पर्वतों जितने पुराने हैं। सत्य, प्रेम, एकता, अहिंसा और शांति, ये सारे जो तत्व है वो हमारी संस्कृति की जड़मूल में है। उन्हीं के कारण पहले हमारा समाज बना। लोग, इंसान जो पहले एक अकेला शिकारी अवस्था में रहता था, जो खुद का ही देखता था और किसी और का उसको की परवाह नहीं होती थी, जब उसने ये इन तत्वों को समझा, तो धीरे धीरे अकेले में से परिवार बना, परिवार में से एक समुदाय बना, फिर एक समाज बना, और उसमें से जाके बड़ी बड़ी संस्कृतियां बनी। तो जब तक ये तत्व जो है वो महत्व रखते हैं, तब तक गांधी प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है, इसका सवाल उठना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का एक वक्त का या एक युग होता है व्यक्ति का, उसकी जिंदगी दरमियान, और उसकी जो इन्फ्लुएंस होती है उस काल में। पर जो तत्व होते हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस व्यक्ति को बनाने में, उसका कोई समय नहीं होता, उनके ऊपर कोई समय की बंधन नहीं होता। वो हमको कितने महत्वपूर्ण है उसके ऊपर आधारित है। अगर हमें अहिंसा की जरूरत नहीं है तो ठीक है, फिर हम हिंसा वाली संस्कृति में जी सकते हैं, और जब तक हमारी मौत ना हो जाए तब तक हम हिंसा के साथ जी सकते हैं। लेकिन जब हम हिंसा को अपनाते हैं, तो हम एक उसी वक्त अपनी मौत और अपने विनाश को भी अपना लेते हैं, क्योंकि हिंसा का अंजाम सर्वनाश है, आखिर में वही होने वाला है। और इसीलिए जब आप कहे कि भाई गांधी का भूत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है, तो गांधी का एक वक्त था, लेकिन गांधी की जो मान्यताएं थी, उसका जो तौर तरीके थे, वो टाइमलेस है। उसकी कोई समय की पाबंदी उनके ऊपर नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, बिल्कुल।
जैसा कि आपने कहा कि सत्य प्रेम भी कहीं न कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है गांधीवादी सिद्धांतों का। इसके साथ मैं हमेशा ईमानदारी को भी जोड़ती हूँ। देखिए, लेकिन सत्य की हाँ जब जी, बात करो तो वो उसके सारे स्वरूपों में वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ईमानदारी की बात करें तो ईमान भी आता है सत्य के ऊपर से ही। जो सत्य के ऊपर आधारित है उसी को हम ईमान मानते हैं, कि जो हमेशा खरा होता है, सच्चा होता है, अपने शब्द का पक्का होता है या होती है, उस व्यक्ति को हम ईमानदार कहते हैं। बेईमान के ऊपर कभी एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी उसके बोल में ना कोई वजूद होता है, ना कोई उसमें भरोसा होता है, न कुछ। और वो महज अगर आप उसको देखें तो उसकी जड़ मूल में आपको सत्य ही दिखाई देगा। जी धन्यवाद तुषार जी। पर अब मेरे प्रश्न की ओर अगर मैं जाऊं तो हम देखते हैं कि आज के युग में हम हमेशा ही कहीं ना कहीं सच्चाई से कॉम्प्रोमाइज करते हैं जब भी हम करप्शन की, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आज आज के समय में ऐसा हो गया है कि जब कोई रिश्वत भी देता है तो वो रिश्वत नहीं रह जाता है, वो डोनेशन बन जाता है। और फिर अगर हम आगे देखें तो आजकल हिंसा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे पिछले 2 दिनों के अंदर ही हमने 2 जगहों पे देखा कि दुर्गा विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और उनके ऊपर से गाड़ी होकर निकल गई। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में? यही यही नतीजा होता है कि जब हम हिंसा को सामान्य बना दें, हम हिंसा को सामान्य मानने लगे, वो चाहे फिर लखीमपुर खीरी हो, या फिर वो छत्तीसगढ़ में दुर्गा विसर्जन के वक्त हादसा हो जाए, या कश्मीर की घाटी में आम आदमियों को मार दिया जाए, या कहीं पर भी जहां हिंसा होती है, वो हिंसा का चक्र एक बार शुरू हो जाता है तो फिर वो सर्वव्यापी हो जाता है, वो सबको अपना बलि बना देता है। वो फिर धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, लिंग नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ एक अपना शिकार दिखता है कि हिंसा का बलि कौन पड़ सकता है, बन सकता है। वो आप हो सकती है, वो मैं हो सकता हूँ, वो कोई भी हो सकता है। इसीलिए हिंसा से दूसरों को खतरा होने से ज्यादा हिंसा का खतरा अपने आप को ज्यादा होता है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने भ्रष्टाचार से बात की थी। आज हमने भ्रष्टाचार को एक नई संज्ञा दी गई है कि हमें प्रैक्टिकल होना है, हमें समाज में रहना है, तो हमें समाज के तौर तरीके अपनाने होंगे। ये बिल्कुल। एक हमने अपने आप के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि हमारी नैतिकता भी भ्रष्ट हो चुकी है। और हम जैसे ही कोई चीज पाने का रास्ता कठिन हो तो हम में वो फितरत आती है कि नहीं, हम हमारा रास्ता सरल बना दे, सहज बना दे, आसान बना दे। और उसमें अगर मेरे पास कोई सत्ता की ताकत है, या मेरे ओहदे की ताकत है, या मेरे पास पैसा है, तो वो ठीक है, मैं उसका इस्तेमाल करके मेरा रास्ता आसान कर दूं, क्योंकि मंजिल जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। वो कैसे प्राप्त करी की जाती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हमने भ्रष्टाचार को सहज कर लिया, और जब हम भ्रष्टाचार करते हैं तो हम उसे भ्रष्टाचार नहीं मानते। जब कोई और भ्रष्टाचार करता है और उसका दाखिला हमारे पास आता है, बोले बाबू पैसा लेता है, या पुलिस वाला पैसा लेता है, या आजकल तो शिक्षण के संस्थाओं में भी पैसा देके एडमिशन खरीदा जाता है, तब हमें भ्रष्टाचार दिखने लगता है कि नहीं नहीं, ये सब भ्रष्टाचारी हो गए। लेकिन भ्रष्टाचारी बनता कहाँ से? अगर रिश्वत देने वाला ना हो तो क्या भ्रष्टाचारी बंदूक रखता है किसी के सर पे कि नहीं पैसा दे वरना उड़ा दूंगा? वैसा तो होता नहीं है, पैसा नहीं। दिया जाता है। मेरे साथ कई बार ये हुआ है कि लोग छोटी मोटी बातों के लिए आते हैं कि भाई हमको आपकी पहुंच बहुत है, आपकी पहचान बहुत है,
हमारी सिफारिश कर दीजिए, हमें कहीं एडमिशन दिला दीजिए, कहीं दाखिला दिला दीजिए, कहीं नौकरी दिला दीजिए। कभी कभी अगर मुझे लगता है कि नहीं ये इनकी मदद करनी चाहिए तो मैं मदद करता हूँ, कभी नहीं करता। अगर ऐसा लगता नहीं है कि भाई इसकी लायकी नहीं है और वो फिर भी मेरी मदद से कुछ पाना चाहता है तो नहीं भी करता हूँ, ना भी कह देता हूँ। पर कई बार ये होता है कि लोग आके मुझे पूछते हैं कि भाई आपका जो भी चार्ज होगा हम दे देंगे। यानी मुझे भी एक बिकाऊ चीज समझना उनके लिए आसान हो गया। उनको डर नहीं लगता कि भाई इस इंसान को पूछेंगे ये खफा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। जी, उनको ये बिल्कुल। डर नहीं होता क्योंकि उनके लिए ये सामान्य हो गया कि भाई तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यानी हर चीज को अपना नौकर या बिकाऊ चीज जो समझते हैं वो उनको कोई अधिकार नहीं रहता है कि भ्रष्टाचार की बात करें। जब खुद अपने लिए भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हो तो किसी और को भ्रष्ट कहने की का अधिकार नहीं रहता। वो सिर्फ उसे रहता है जो कभी भ्रष्टाचारी ना हुआ हो, कभी तकलीफ भी सही हो, फिर भी उन्होंने भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लिया। और भ्रष्टाचार का मतलब यही नहीं है कि रिश्वत लेनी। आपके आचरण में भ्रष्टता होती है, आपकी नीति में भ्रष्टता होती है, आपके जो सुलूक होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, वो सारी चीजों का भ्रष्टाचार होता है। और ये जब तक हम समझेंगे नहीं और अपने गिरेबान में झांकने की ताकत हमारे में नहीं होगी कि भाई भ्रष्टाचार के बारे में बात करते वक्त या भ्रष्टाचारियों की निंदा करते वक्त कभी अपनी सूरत देखी है, कभी अपने जमीर से ये पूछा है कि भाई तुमने कभी अपनी जिंदगी में भ्रष्टाचार किया नहीं है। और ये आसान हो जाता है कि नहीं मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया क्योंकि मैं जो करता हूं उसे कभी भ्रष्टाचार मानता ही नहीं। तो जब तक ये फितरत रहेगी तब तक सत्य का भी कोई मायना नहीं रहेगा, सभ्यता का भी कोई मायना नहीं रहेगा और ईमानदारी का भी कोई मायना नहीं। जी, बिल्कुल तुषार जी। तुषार जी, जब मैंने पिछला प्रश्न किया था उस समय आपने कहा था कि शुरू में इंसान एकदम सेल्फ सेंटर्ड था, और अब अगर हम देखें तो धीरे धीरे सिविलाइजेशन आई थी, धीरे धीरे परिवार और समाज बने थे। पर अब मुझे जो दिखता है वो ये है कि हम वापस उस समाज से दूर होते जा रहे हैं, उस सोशल कंस्ट्रेंट से दूर होके वापस सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इसके कारण भी कहीं गांधीवादी सिद्धांतों का एप्लीकेशन आज की डेट में मुश्किल है? हम सेल्फिश होते जा रहे हैं। हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो गए क्योंकि हमने अभी अपने आप को सबसे सर्वोपरि समझ लिया कि मेरी जरूरत, मेरी नीड, मेरा फायदा वो सर्वोपरि है। पर हम अभी भी समाज के बगैर जी नहीं सकते क्योंकि जो सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, जब भी कोई क्राइसिस आ जाए, जब भी कोई चुनौती आ जाए, जब भी कोई विपदा आ जाए हमारे ऊपर, तो हमें समाज की जरूरत पड़ती है। पिछले 1.5 साल में हमने देखा है कि जब हमको फोर्स हुआ आइसोलेट करने का इस महामारी के कारण, तो कई विकृतियां हमारे अंदर आनी शुरू हुई है। समाज के कांटेक्ट न होने के कारण हम पे हमारे बिहेवियर पे काफी फर्क पड़ा है। ये इसलिए हुआ है कि हम अभी भी सोशल एनिमल है, हमें समाज की जरूरत है, हमें उस सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। हमें अकेलापन काटता है। जब तक ये एहसास है तब तक हम उस जमाने के जो मैंने मिसाल दी थी कि भाई हम एक हंटर गैदरर थे, और हंटर गैदरर यानी शिकारी और जमा करने वाला जो जा जा के घूम घूम के खाने पीने की चीजें जमा करता, शिकार करता और अपने लिए और अपना जो इमीडिएट परिवार था उसके लिए सब प्रोवाइड करता। तब उसकी ये जरूरत होती थी क्योंकि अगर उसके साथ समूह में वो करता वो सब तो उसको बांट के लेना पड़ता। अगर अकेला जाता तो वो जितना मिलता वो सब अपने लिए ला सकता था, जो रख सकता था वो चीज। तो वो जो एक अकेला इंसान
हुआ करता था और आज का जो एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान जो हम देखते हैं हमारे समाज के स्वरूप में, उसमें बहुत फर्क है। ये एक दूषण है, तब की जो थी वो जरूरत थी। जी, मुझे लगता है कि ये जो एक शब्द आपने प्रयोग किया है, खुदगर्ज, वो सबसे आवश्यक है यहाँ पर। आवश्यक नहीं है, खुदगर्जी कभी आवश्यक नहीं होती, पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जी। अ, मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात किया था, तुषार जी, और बहुत सारे लोगों से भी मैंने ये सुना है और कई जगहों पे इसके बारे में बातें होती हैं कि जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं या जो गांधीवादी सिद्धांत हैं, ये कहीं ना कहीं शायद अतार्किक है, या उनका कहना है कि वो आज के समय में सही नहीं है। तो इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ना सही लगे तो कोई आपके ऊपर थोपता नहीं है उनको कि भाई तुम्हें कबूल हो ना हो, तुम्हें ये अपनाना ही पड़ेगा और इसी तरह से जीना पड़ेगा। पर आज और आपकी पीढ़ी में सस्टेनेबिलिटी की बहुत बातें होती रहती है कि भाई हम सस्टेनेबल लाइफ कैसे जी सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। हमको जिस तरीके से जीने की आदत पड़ गई है, उसका असर हमारे पर्यावरण पे हो रहा है, और अब इतना असर होने लगा है कि शायद हमारे अस्तित्व पे खतरा आ जाए। तो जी बिल्कुल। सस्टेनेबल जिंदगी जीनी हो तो क्या आप जो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है, जो उपभोक्ता संस्कृति हमने बनाई है, वो संस्कृति आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल देगी, कर पाएगी? या फिर जी वो उस समय आपको गांधी ने जो कहा था कि अपनी जरूरतें कम करो, जितनी कम हो सके करते जाओ, और कम से कम जरूरतों से अगर आप जियोगे तो आपका और समाज का और पर्यावरण का फायदा होगा। तो एक तरफ अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करोगे और फिर कहोगे कि गांधी अब रेलेवेंट नहीं रहा है, वो अब के जमाने में वो प्रैक्टिकल नहीं रहा, उसके तरीके से जी नहीं सकते, तो ये आप विरोधाभास की भाषा बोल रहे हैं। ये जरूरी है कि गांधी के शब्द को आप ना फॉलो करें, पर उसके अर्थ को समझे और फिर उसको अपनाएं, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने आज भी बैठ के खादी कांतनी चाहिए और खादी का कपड़ा बना के पहनना चाहिए, पर जब आप वापस मैं वही कहूंगा कि सस्टेनेबिलिटी की बात करोगे तो ये याद रखना कि हमारे जैसे मुल्क में जहां लोगों को रोजगार की जरूरत है, और ऐसे रोजगार की जरूरत है जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, उसमें से अपने जीवन का निर्वाह करने के साधन प्राप्त हो, तो खादी का जो एक तत्व है, जो ग्रामोद्योग का तत्व बापू ने बोला था, वही एक है जो इतना सस्टेनेबल हो सकता है, क्योंकि वो उसमें हर हाथ को रोजगार मिलता है, जी हर बिल्कुल। इंसान को रोजी मिलती है, और पर्यावरण का से कम नुकसान होता है उसके प्रोडक्शन, क्योंकि कुटीर उद्योग में वो बनता है। तो फिर ऐसे वक्त में अगर आप कहो कि नहीं, मैं वो चरखा बैठ के काट नहीं सकता हूँ, वो फजूल है, अब तो कंप्यूटर का जमाना आ गया है, तो तुम्हें कोई चरखा काटने को नहीं कहता। लेकिन अगर तुम खादी का उपयोग करना शुरू करो तो उसके पीछे 10 परिवार जो वो खादी का सूत काटते हैं उनको रोजगार मिलेगा। 2 परिवार जो उस सूत में से कपड़ा बुनते हैं उनको रोजगार मिलेगा। 2 परिवार जो उस कपड़े में से कपड़े सिलते हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो आपके एक परचेज पे से आप इतने सारे लोगों को रोजगार दिलाते जाओगे, तो क्या फिर ये हम नहीं मानते कि खादी का महत्व आज भी है? या फिर ये कह देंगे कि नहीं, अब तो कंप्यूटर युग है, व्हाट्सएप युग है, खादी का क्या महत्व? तो इस तरह से जब तक हम देखेंगे नहीं, और ये हम इस तरह से देख नहीं सकते क्योंकि हम गांधी को समझते नहीं है। हम सिर्फ गांधी का रट्टा मारने वाले भक्त बन गए, और जो लोग नहीं करना चाहते वो कहते नहीं, जरूरी नहीं है, छोड़ दो। पर जब तक गांधी को समझेंगे नहीं, गांधी के विचार को समझेंगे नहीं, और
खुद पढ़कर उसकी समझ नहीं पाएंगे, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि उसका एप्लीकेशन जो है वो हम कर पाए। जी, बिल्कुल तुषार जी। इनफैक्ट मैंने पढ़ा था बहुत जगहों पे कि जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं आज, उन्होंने कहीं न कहीं अपने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और ग्रामीण उद्योगों को ही बढ़ावा दिया था शुरू में। और मुझे भी यही लगता है कि अभी ग्रामीण उद्योग जो हैं, यही सस्टेनेबिलिटी का सबसे अच्छा तरीका है। आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी की बात करने वाले ये मानते हैं कि अब वो जमाना नहीं रहा कि बिग इज ब्यूटीफुल, कि बड़े बड़े कारखाने लगाओ, बड़ी बड़ी मिलें लगाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाओ और उपभोक्ता की वस्तुएं बनाओ। हाँ, वो बनेगी, उसका ये नहीं है कि वो सब बंद हो जाएगी, लेकिन उनकी उनकी सस्टेनेबिलिटी बहुत कमजोर होती है। एक साल जी, आपने देखा, हम अभी पिछले 2 महीने में 3 बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इंडिया में अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया कि भाई ये हम टिका नहीं पा सकते। हजारों नौकरियां चली गई उसमें, एक ही रोजगार था, वो चला गया। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि अब सब लोग गाड़ी अपने घरों में असेंबल करना शुरू करें, वो मुमकिन नहीं है, उसके लिए कारखाने चाहिए हमें। लेकिन वैसे बड़े कारखाने जब तक उतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे तब तक वो चल नहीं पाएंगे, और जैसे ही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी वो लोग उसे सर्जिकली काट के फेंक देंगे, बोले नहीं ये हम क्यों नुकसान भोगे, हम नहीं नुकसान भोगेंगे। लेकिन जब किसी के हाथ में कारीगरी होगी तो वो कारीगरी करता रहेगा और कहेगा इस साल नुकसान भले हुआ हो, अगले साल कुछ ज्यादा अच्छा बना के मैं नफा कमा लूंगा। किसान की फसल कई बार फेल हो जाती है। क्या किसान ये कहता है कि नहीं अब मैं मेरा खेत छोड़ दूंगा और कहीं जाके सफाई कर्मचारी बन जाऊंगा? जी, अगर बिल्कुल। किसान ये सोचने लगे कि भाई इस मेरी खेती में मुझे नफा नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ और मैं जाके कहीं सफाई कर्मचारी बन जाता हूँ, तो आप और मैं खाएंगे कहाँ से? किसान हमेशा ये सोचता है कि चलो इस फसल में नुकसान हुआ, ठीक है, अगली फसल में ज्यादा फसल काट के इसका भरपाई कर लूंगा, और हर साल वो उसी तरह से फसल उगाता रहता है और हमें अन्न देता रहता है। ऐसा तो कभी नहीं कहता ना कि मुझे नुकसान हो रहा है मैं छोड़ के चला जाता हूँ। तो ये फर्क है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बापू ने हमेशा ये कहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ किसान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवयव है उस देश का, उसकी बरकत का, उसकी डेवलपमेंट में। जब जब हमने उस किसान को नजरअंदाज किया है और उसके फायदे को नजरअंदाज किया है, तब 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 इस देश का नुकसान हुआ है। ये हमने भूलना नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल। तुषार जी, महात्मा गांधी फाउंडेशन के माध्यम से आप लोग कहीं न कहीं इन गांधीवादी सिद्धांतों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या आप हमारे ऑडियंस को एक झलक दे सकते हैं कि ये जो महान काम है, वो आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, महान काम कोई कर नहीं सकता, महान काम का महान नतीजा आता है। हमें काम ये अगर सोच के हम काम करना शुरू करेंगे कि मैं कुछ महान करने जा रहा हूं, तो वो कभी नहीं सफल होता है, क्योंकि उसमें काम करने की इच्छा से आपका घमंड ज्यादा है। क्योंकि ये डेफिनेटली। मैं इतना महान काम करने जा रहा हूँ ये सोचते हैं, इसलिए हमने कभी ऐसा नहीं सोचा है कि हम महान काम करेंगे। हम बहुत छोटे छोटे काम करते हैं। हम हमारी क्षमता नहीं है कि हर जगह पे हम खुद जाके कुछ काम कर सके, इसलिए जो स्थानिक संस्थाएं होती है जो हमारी मान्यताओं के साथ संलग्न काम करते हैं, उनसे जाके हम पूछते हैं कि भाई आपको अगर कुछ मदद चाहिए तो हम करने को तैयार है, क्या कर सकते हैं बताएं। और उसके मुताबिक उनके काम में उनका पसार बढ़े, उनका प्रभाव बढ़े, उसके लिए हम उनकी मदद करते हैं। तो हम सिर्फ एक तरीके से उनके पार्टनर का काम
करते हैं। अभी कोल्हापुर में हम पिछले कई सालों से एक कोल्हापुर में संस्था है अवनी करके, जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का काम करती है, और खास करके जो बंधुआ मजदूर होते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, जो काम की तलाश में पूरा परिवार एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है और काम करता रहता है, उनके बच्चों की का भविष्य बहुत खतरनाक खतरे में होता है। और उनका नसीब जो होता है वो उनको बचपन से ही उनके माँ बाप के साथ काम करने पर मजबूर कर देता है, और बहुत खतरनाक काम करते हैं, जिससे उनके ग्रोथ के ऊपर भी असर होता है। तो अवनी जो है वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती है, उनको शेल्टर करती है, और फिर उनको शिक्षण और बाकी उनका पोषण देखकर उनको सुरक्षा देती है। तो हमने उनके साथ काम करना शुरू किया, उनके जो कार्यक्रम थे उनमें उनकी सहायता करना शुरू किया। इसी साल की शुरुआत में कोल्हापुर के नजदीक ही एक छोटे गांव में जमीन जमी, उसमें हमने करीबन 200 जो बालिकाएं थी उनके लिए एक आश्रय बनाया है, जहां वो रह पाएगी जब वो स्कूल में पढ़ने जाए और बड़ी हो। एक सुरक्षित और एक बहुत ही अच्छा ऐसा एक घर उनके लिए बना के दिया है। और अब कोल्हापुर के पास ही दूसरा एक जगह है, वाशी करके गांव है, उसमें हमने 5 एकड़ की जमीन खरीद के रखी है, जहां हम लड़कों के लिए वैसा ही एक घर, और लड़के लड़कियां दोनों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स यानी स्किल एजुकेशन सेंटर्स की स्थापना करेंगे, ताकि उनके हाथों में एक उद्योग, एक एक कला और एक उद्योग आ सके। वैसा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वहां शुरू करने जा रहे हैं, उसमें महात्मा गांधी फाउंडेशन उनकी मदद कर रहा है। तो इस तरह से हम जो स्थानिक कार्यकर्ता और उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ पार्टनर करके उनकी मदद करते हैं। जी, ये तो बेहद सराहनीय है। कई जगह सिर्फ एक तरह से हेल्पिंग हैंड मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बिल्कुल। आई कैन जस्ट से दैट ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है कि ये आगे और भी बढ़ेगा। और ऑल द बेस्ट हाँ, टू ये अवनी, काम। ऑल द बेस्ट टू महात्मा गांधी फाउंडेशन फॉर दिस। एंड आई जस्ट होप दैट एवरीवन, ईच वन ऑफ अस, मैं और हमारे साथ जितने भी दर्शक हैं, वो किसी ना किसी तरह छोटे लेवल पे ही सही कुछ ऐसा काम और कर सके आगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि काम करने की क्षमता सब में होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी और की मदद ना कर सकता हो। हम में वो एक तरीके से एक ईगो होता है कि भाई मैं छोटा काम नहीं करता, मैं बड़ा काम ही करूंगा। और वो बड़ा काम करने का वक्त हमेशा हमारे पास नहीं होता, इसलिए हम अपने आप को कह देते कि नहीं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं वो बड़ा काम नहीं करूंगा, जब वक्त मिलेगा तब करूंगा। पर हम भूल जाते हैं कि हम में छोटे छोटे काम करने की, छोटी छोटी मदद करने की क्षमता और वक्त हमेशा होती है। और अगर हम ये तय कर ले कि भाई बड़ा काम होगा तब होगा, जो छोटे छोटे काम है वो तो मेरी क्षमता में है, मैं कर सकता हूँ, वो ही मैं करता रहूंगा या करती रहूंगी। तो जिंदगी में हम ऐसे कई लोगों की मदद करेंगे जिनकी जिंदगी को कुछ ना कुछ तरीके से बेहतर बनाने में अपना एक योगदान होगा। और फाइनली जब उसका आपको नतीजा दिखेगा, तो आपको जो सुख मिलेगा उसमें से, आपको जो खुशी मिलेगी उसमें से, वो महसूस किए बगैर उसका वर्णन नहीं हो सकता। कई बार मैंने देखा है कि हमने कुछ किया हो, हमने हमें वो एहसास भी ना हो कि हमने कुछ किया किसी के लिए, पर जिसके लिए वो करते हैं, वो छोटी सी चीज जो कर देते हैं, इनसिग्निफिकेंट चीज जो हम कर देते हैं, उससे उस व्यक्ति को इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। और जब वो व्यक्ति आके हमें बताती है कि नहीं, आपने याद है उस दिन मेरे मुझे हंस के कहा था, मेरी पीठ थपथपाई थी, बस वो ही एहसास मेरे लिए इतना बड़ा हो गया कि मैंने जीने का फैसला कर दिया, क्योंकि वही एक क्षण था जब मैंने आशा छोड़ दी थी और कहा था कि नहीं, अब खत्म कर दूं अपनी जिंदगी को।
पर जब आपने मेरी पीठ पे हाथ रखा तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, देखो किसी को तो मेरी परवाह है, किसी को तो मेरी फिक्र है, और उसी ने मुझे बचा लिया। अब आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने जो एक छोटा सा कुछ एक कार्य क्रिया कृत्य किया था, उससे किसी की जान बच गई, पर उसका जी, महत्व आप सोचिए कितना बड़ा होता है। यही यही चीज है हमारी हमारी हमारा जो ईगो होता है वो इतना ओवर इन्फ्लेटेड होता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि करूंगा तो बड़ा काम करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा, और छोटे कामों का महत्व भूल जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, और युवा पीढ़ी ने ये समझना चाहिए कि अभी आपको ये लगेगा मुझे मेरी जिंदगी बनानी है, जरूर बनाइए, अपनी जिंदगी जरूर बनाइए, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि जब आप अपनी जिंदगी बना रहे हो तब भी आपको उतना तो वक्त मिलता है कि किसी और की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कुछ करके दिखाओ, अपने समाज को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए थोड़ा वक्त निकालो अपनी जिंदगी से। वो वक्त निकालने की, दूसरों के लिए काम करने की एक आदत डालो। अभी से डालोगे तो धीरे धीरे वो आदत एक परिवर्तन का औजार बन जाएगी, और आप परिवर्तन का माध्यम बन जाओगे। परिवर्तन के लिए अब कोई मसीहा नहीं आने वाला कि भाई आ गया और उसने कर दिया और फिर वो हम सब सुधर गए और बच गए, वैसा होने वाला नहीं है। गांधी के वक्त में भी गांधी मसीहा नहीं था, उसने हम सबको ये एहसास दिलाया कि हम खुद जिम्मेदार हैं, और हमें अगर कुछ चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है, और अगर हम कोशिश करेंगे तो उसको पाने में सफल भी हो, तभी जाके हमें आजादी मिली। उस वक्त की भारत की जो पूरी पीढ़ी थी नागरिकों की, उन्होंने कहा कि हाँ हमें आजादी चाहिए, और अगर हमें आजादी चाहिए तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी उस आजादी की जंग में कुछ न कुछ सहयोग करूं, भाग लूं, कुर्बानी दूं। वक्त की भी कुर्बानी कुछ कम नहीं होती, सिर्फ जान की कुर्बानी देने से को मंजिल नहीं मिलती। जिन्होंने वक्त की कुर्बानी दी उनका भी उतना ही योगदान था, उनका ज्यादा योगदान था, क्योंकि वो कार्यरत रहे। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आज भी जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या नुक्स है, किन चीजों से नुकसान हो रहा है, तो सिर्फ उनके बारे में बोलने से कुछ नहीं हो। उनको मिटाने के लिए मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, और क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, ये जिम्मेदारी जब तक हम नहीं उठाते तब तक समाज परिवर्तन नहीं होगा। जी, बिल्कुल। दैट वाज़ क्वाइट एन आई ओपनर तुषार जी। एक कमेंट्स में क्वेश्चन आया था, एक छोटा-सा ओपिनियन लिया गया पूछना चाहा है इन्होंने। वो ये है कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है, वो सही है या गलत? उसके रिगार्डिंग आपका ओपिनियन पूछना चाह रहे थे। देखिए, अगर किसानों को ये लग रहा है कि जो कानून आए हैं उससे उनको खतरा है, तो ये उनका अधिकार है कि वो उसके खिलाफ संघर्ष करे, और सरकार का ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई एक नागरिक को भी असंतोष है तो उस असंतोष को दूर करने का प्रयत्न करे। और इसलिए वक्त हमें बताएगा कि सरकार सही थी या किसान सही थे, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी इंसान अपना काम, अपना परिवार, अपना घर, अपना रोजी रोजगार छोड़ के 1 साल होने को आया है, वो लोग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, और 1 साल से सरकार उनको उनकी बात सुनने को राजी नहीं। तो यही दिखा देता है कि कहाँ खोट है। सरकार को ये अहंकार है सत्ता का कि कोई हम पर सवाल कैसे उठाए, और किसान लाचार है कि अगर सरकार, जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती हम और कर भी क्या सकते। उन्होंने घर तो नहीं जलाए, उन्होंने
कोई बलवा तो नहीं किया, अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हो। और अगर तब भी नहीं सुनेंगे तो क्या जब गोलियां चलेंगी तब सुनेंगे? तो ये अभी टेक्निकली मैं क्वालिफाइड नहीं हूं कि मैं कह सकूं कि भाई वो 3 जो कानून है उसमें ये नुक्स है और ये नहीं है, और क्या ये अच्छा है और जो कह रहे हैं वैसा नहीं है। वो कहने की क्वालिफिकेशन मेरे में नहीं है। लेकिन किसी की बात की सुनवाई ना होती हो तो जिसके पास वो ताकत है सुनवाई करने की, उसमें कोई, उसकी नीयत में कोई खोट है, ये स्पष्ट हो जाता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ये पॉलिटिक्स नहीं है। किसान आंदोलन में पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स को भी इसी तरह से फायदा उठाना होता है, और वो भी गलत नहीं है। लोकतंत्र में वो जरूरी होता है। लेकिन किसानों के प्रश्न में पॉलिटिक्स देखकर उसको कंडेम कर देना कि नहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई भी चीज इतना लंबा वक्त नहीं चल सकती। अन्ना हजारे की मूवमेंट में पॉलिटिकल मोटिवेशन था, आपने देखा उसका हश्र क्या हुआ। जो शुरुआत में लगा था कि नई आजादी का आंदोलन शुरू हो गया, वो 3 महीने भी नहीं टिक पाया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है। भ्रष्टाचार का मामला इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद अन्ना की पूरी मूवमेंट 3 महीने में कोलैप्स हो गई। उसके बनिस्बत आप किसान आंदोलन को देखिए, 1 साल से टिका हुआ। यही फर्क दिखता है कमिटमेंट में, और जो विपदा आई है उसके सामने लड़े बगैर कोई चारा नहीं है, ये उनको एहसास हुआ है। तो ये चीजों के मद्देनजर रखते हुए इनके लिए सहानुभूति हमारे अंदर होना जरूरी है। जो जो पंडित है किसान मामलों में, किसान कानूनों के बारे में, वो उसका सही बुरे के बारे में बात करते रहेंगे, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत है, एक लोकतंत्र में नागरिक का अधिकार जो है, और एक लोकतंत्र में नागरिक का अधिकार है विरोध। यह किसी नागरिक को हम नहीं कह सकते कि तुम विरोध करते हो तो तुम एंटी नेशनल हो। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ऑपोजिशन और विरोध। ये हर नागरिक का फर्ज भी होता है और अधिकार भी होता है। जी बिल्कुल। लेकिन अब जब आपने अभी बात की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 9 से 10 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस के बाद भी वहां पर जो सिचुएशन है किसान आंदोलन की, वो कहीं 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 पर भी थम नहीं रही है या कहीं पर भी पैसिफाई नहीं हो रही है? तो नेगोशिएशन का मतलब होता है कि मिडिल ग्राउंड पे आए, दोनों पार्टीज मिडिल ग्राउंड पे आए। और इस वक्त तो चाहे 9 राउंड हो गए हो, 10 राउंड हो गए हो, या जितने भी राउंड करने हैं, जब तक अपनी पोजीशन से हिलने की समझ नहीं होती, और सरकार को इसमें ज्यादा रीच आउट करने की जरूरत होती है, क्योंकि फाइनली उनके हाथ में पावर है, वो अथॉरिटी है। अगर नागरिक पैसिफाई नहीं होता है तो ये सरकार का कर्तव्य होता है कि वो 2 कदम आगे चल के उसको मनाने की कोशिश करे। ये ना हो कि तुम नाक रगड़ते हुए आओ मेरे पास और जो 2 टुकड़े में डाल रहा हूं लेके कुछ संतुष्ट हो जाओ। वो लोकशाही की सरकार की संज्ञा नहीं होती। और वो कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर इस तरह से वो नागरिकों के साथ बिहेव करती है तो वो सरकार में खोट है, ये मानना जरूरी बन जाता है। अगर किसान असंतुष्ट है तो सरकार को जितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वो करने की जरूरत है। उसमें सरकार ने ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी नाक कट जाएगी। सरकार को
अपनी नाक की परवाह करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि सरकार की कोई नाक नहीं होती। सरकार की नाक होती है उसके नागरिकों की खुशहाली। सरकार की प्रतिष्ठा तब बढ़ती है जब उसके सारे नागरिक खुशहाल हो, संतुष्ट हो। तो ये बात सरकार को समझना, और किसान आंदोलन में सरकार ने जो उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है, अपने नागरिकों की खुशहाली, वो नहीं निभाया। तभी जाके मंत्री कहता है ना कि बाज नहीं आओगे तो फिर देख लेना मैं कौन सा रंग दिखाता हूं, और फिर 2 दिन में वो रंग भी दिखा देता है लखीमपुर खीरी में। जब ऐसे मंत्री सरकार में बैठे हो तो फिर लोगों को कैसे एतबार हो कि मैं मेरी समस्या लेके जाऊंगा तो बंदूक निकाल के मार देगा या मेरी समस्या सुन। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर हम इस टॉपिक पे और डिटेल में जाएंगे तो फिर शायद दिन भर की ही स्ट्रीमिंग हो जाएगी। जरूर, आप जितना चाहे उतना। पर फिलहाल एक आखिरी चीज जो मुझे आपसे पूछनी, आपसे जानना है कि मुद्दा के माध्यम से आप जनता को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, टाइमलाइन के बेसिस पे, गांधीवादी सिद्धांतों पे या आगे गांधीवादी सिद्धांतों पे? वो हमारा कल हो, आज हो या आने वाला कल हो, गांधी का एक ही सिद्धांत हम हमारे लिए सबसे जरूरी है, और वो सिद्धांत है हमारी कर्तव्यों का पालन, हमारी जिम्मेदारियों का पालन। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बन के रहना है, हमें एक कर्तव्यशील नागरिक बन के रहना है। अगर हम जिम्मेदार और कर्तव्यशील रहेंगे और वो दोनों चीज सत्य और निष्ठा से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो इस मुल्क को हम बेहतर बना पाएंगे, एक महासत्ता भी बना पाएंगे। सिर्फ नारों से नहीं होगा। हम विश्व गुरु सिर्फ नारा देने से नहीं होंगे। हम विश्व गुरु तब होंगे जब लोग हमारी तरफ देखकर, पूरा विश्व हमारी तरफ देखकर हमसे प्रेरणा प्राप्त करेगा। और वो तब होगा जब हम सब मिलकर हमारे कर्तव्यों का पालन सातत्य और सत्य से करेंगे। मुझे लगता है अगर हम ये इतना समझ लें तो फिर गांधी हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। धन्यवाद तुषार जी। वैसे तो बहुत सारे और प्रश्न हैं, लेकिन शायद आज हमें यही विराम लगाना होगा। तो हम पर जरूर। भरोसा करके मुद्दा में आज आकर के अपने ओपिनियंस और अपने विचार शेयर करने के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपको। और आशा बहुत करते हैं बहुत कि शुक्रिया। आगे और भी लाइव सेशंस आपके साथ हों और हम अलग-अलग विषयों पे और विस्तार से चर्चा कर सकें। जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके सारे श्रोताओं को मेरी शुभेच्छा, और उनका भी शुक्रिया। शुक्रिया तुषार जी, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और भी लाइव स्ट्रीमिंग्स में अलग-अलग विषयों पे चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद। इंट्रोड्यूसिंग मुद्दा ऐप, इंडियाज सोशल इशू ऐप। अपनी खुद की कम्युनिटी बनाएं, आसानी से अपने ग्रुप का पता लगाएं जो आपके क्षेत्र के नाम पर है, और अपने मुद्दों, समस्याओं आदि को ग्रुप में डालना शुरू करें। अपने इलाके के अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ें। समय पर नियमित अपडेट। हम उपयोगकर्ताओं के अनुभव के महत्व को जानते हैं और हम इसके बारे में भी परवाह करते हैं। भविष्य के वर्जन में हर बार कुछ बेहतर मिलेगा। जैसे कि आप विकसित करते हैं, हम बढ़ते हैं। बड़े पैमाने पर आउटरीच। हमारे ऐप में 10 लाख से अधिक ग्रुप हैं और आप आसानी से अपनी समस्याओं को कहीं भी साझा कर सकते हैं। ट्रेंडिंग पोस्ट, सर्च हेल्प, क्विक मेन्यू और यूट्यूब वीडियोस, यह सब एक मंच में। ऐप खोले, अपने ग्रुप का चयन करें, उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़े, अपनी समस्याओं और मुद्दों को पोस्ट करें। प्रयोग करने के लिए बेहद आसान और सब कुछ बस एक क्लिक दूर।
ऐप हर डिवाइस, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। अभी मुद्दा ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध।